हेलो एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टेप। सो आज की हमारी जो क्लास है सर्वाधार इनिशिएटिव की, जिसमें हम लोग यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पिछले एक वीक के करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। सर्वाधार इनिशिएटिव, जैसा कि आप जानते हैं, मैं अपनी हर क्लास में आपको बताती हूँ, सिविल स्टेप इंस्टीट्यूट के द्वारा चलाया गया आपके लिए प्रिलिम्स फोकस्ड एक इनिशिएटिव है, जिसमें हम लोग सब्जेक्ट वाइज डे बेसिस पे करंट अफेयर डिस्कस करते हैं, जो कि पिछले एक हफ्ते के करंट अफेयर होते हैं, एक वीक के करंट अफेयर होते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होते हैं। आज मैं आपके साथ यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहे हैं हमारे पिछले एक वीक में, उनको मैं डिस्कस करूंगी। उसी के साथ साथ मैं आपके साथ यहाँ पर कुछ एमसीक्यूज भी डिस्कस करूंगी। राइट, देख लेते हैं हम लोग। और इसके पहले मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि ये जो हमारे करंट अफेयर्स हैं, इसके जो सोर्सेज हैं, ऑथेंटिक सोर्सेज हैं, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, एनलाइनमेंट, पीआईबी, कुरुक्षेत्र, इकोनॉमिक्स टाइम्स, डाउन टू अर्थ जैसे सोर्सेज को हमने यहाँ पर यूज किया है। फर्स्ट जो हमारा न्यूज है, जो हमारा मुद्दा है आज का, वो है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। यानी कि एक मिसाइल है जो कि बहुत शॉर्ट रेंज की मिसाइल है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अ वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है ये। दूसरी चीज, ये किससे रिलेटेड है? जैसा कि आपको पता चल रहा है यहाँ पर, ये डिफेंस से रिलेटेड न्यूज है हमारी, द हिंदू की न्यूज है ना। देख लेते हैं क्या है। द डीआरडीओ अनाउंसेस कंप्लीशन ऑफ डेवलपमेंट ट्रायल्स ऑफ मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। यानी कि सबसे पहली बात तो ये डीआरडीओ ने अनाउंस किया है कि यहाँ पर जो एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप किया जा रहा था, उसका कंप्लीशन हो चुका है, वो पूर्ण हो चुका है। एंड द टेस्ट वर कैरीड आउट ऑन October 3 and 4 अगेंस्ट हाई स्पीड टारगेट, डेमोन्स्ट्रेटिंग वेरी क्रिटिकल पैरामीटर्स ऑफ मैक्सिमम रेंज एंड एल्टीट्यूड इंटरसेप्शंस। राइट, ये न्यूज है, इसी को लेकर के ये चर्चा में है। आगे हम देखेंगे। इस तरीके से आप देखिए, ये है मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, जिसकी रेंज की छोटी होती है ना। डीआरडीओ फुल फॉर्म इसकी होती है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। देखो, मैं आपको बता रही हूँ एक चीज़, जब हम साइंस एंड टेक पढ़ रहे होते हैं, स्पेशली इस वाली क्लास में, हमारी जो क्लास होती है यहाँ पर, इसरो, डीआरडीओ आपको बार बार देखने को मिलेंगे। हम अगर किसी स्पेस के बारे में कुछ पढ़ रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट मिशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, किसी मिसाइल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि डीआरडीओ की बात ना हो या फिर इसरो की बात ना हो। हमें इनकी फुल फॉर्म्स भी बार बार पता है ना। और कई बार एग्जाम में ऐसा पूछ भी लेता है, तो हमें पता होना चाहिए। बीइंग अ यूपीएससी एस्पिरेंट्स, बहुत बेसिक चीज होती है ये, तो हमें इनके बारे में। और मैंने शुरू में, जब हमारा सर्वाधार इनिशिएटिव शुरू हुआ था, उस समय पर मैंने अपनी लगभग 2 क्लास में कंटिन्यू आपको डीआरडीओ के बारे में डिटेल में बताया था, किसके अंतर्गत आता है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसकी कितनी ब्रांचेज हैं, किस किस क्षेत्र में काम करता है, पूरा डिटेल में आपको बताया था। तो जो भी स्टूडेंट हमारे साथ न्यू जुड़ रहे हैं सर्वाधार इनिशिएटिव में, आप लोग जाकर के जो डे 3 था, जिस दिन फर्स्ट डे साइंस टेक की क्लास हुई थी, वहाँ पे आप वो क्लास देख सकते हो। उसके बाद जो भी साइंस टेक के क्लासेस हैं, आप उन पे जाके विजिट कर सकते हो, ताकि आपको इनके बारे में डिटेल में मिल जाए। राइट, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, तो चूंकि मैं आपको डीआरडीओ एंड इसरो, इनके बारे में ऑलरेडी डिटेल में बता चुकी हूँ, अब आगे मैं ये डिस्कस नहीं करूंगी, है ना, क्योंकि हमें टाइम भी बचाना होता है। उस टाइम में हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट दूसरी चीज डिस्कस कर सकते हैं अपने एग्जाम से रिलेटेड। राइट, डीआरडीओ की फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली कंडक्टेड 3 फ्लाइट टेस्ट the indigenous 4th generation technically advanced and the miniaturized very short range air defense system, जिसको VSHORADS भी बोला जाता है, एट द पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज। कहां पर हुआ है इसका टेस्ट? राजस्थान में हुआ है। राजस्थान में किस जगह पर? पोखरण एक जगह है, और ये फायरिंग रेंज है पोखरण। राइट, पोखरण फायरिंग रेंज में हुआ है राजस्थान में। और ये 4th जनरेशन की मिसाइल है। ये जो मिसाइल है, ये 4th जनरेशन मिसाइल है, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। राइट, देख लेते हैं इसका कॉन्टेक्स्ट।
DRDO recently announced the completion of the development of trials of the indigenously developed फोर्थ जनरेशन की मिसाइल है अनमिनिएचर्ड वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, ठीक है, जिसको शॉर्ट में बोला गया है वसहोराट, राइट। वेरी शॉर्ट रेंज फोर्थ जनरेशन की मिसाइल है, मैन पोर्टेबल मिसाइल है, यानी कि बहुत छोटी है, एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाया जा सकता है। और इसकी टेस्टिंग कहाँ पर हुई है? अगर आप इसकी टेस्टिंग की बात करेंगे तो ये हुई है पोखरण रेंज में, पोखरण रेंज में हुई है। पोखरण रेंज कहाँ पर है? पोखरण रेंज राजस्थान में है, राइट, राजस्थान में है, यहां पर ये हुआ है। आगे इसका देख लेते हैं। सो अबाउट वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के बारे में देखते हैं, क्या है ये एयर डिफेंस सिस्टम। एंड वसोराट्स इज अ मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, ये ध्यान रखना है, यानी कि मैन पोर्टेबल डेवलप्ड फॉर न्यूट्रलाइजिंग द लो एल्टीट्यूड एरियल थ्रेट्स एट द शॉर्ट रेंज, यानी कि शॉर्ट रेंज के जो लो एल्टीट्यूड पर थ्रेट टारगेट्स होते हैं उनको ये टारगेट करता है, डिस्ट्रॉय करता है। एंड इट हैज बीन इंडिजिनसली डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड बाय DRDO's रिसर्च सेंटर इमरत हैदराबाद, यानी कि ये DRDO के द्वारा विकसित किया गया है और DRDO की ये जो हैदराबाद में ब्रांच है उसने विकसित किया है कोलैबोरेशन विद द DRDO लैबोरेटरीज एंड इंडस्ट्री पार्टनर के साथ मिलकर के, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, डिजाइन ऑफ द मिसाइल इंक्लूडिंग लॉन्चर हैज बीन हाईली ऑप्टिमाइज्ड एंड एंश्योर इजी पोर्टेबल एंड द डजंट रिक्वायर अ लॉट ऑफ पर्सनल ऑपरेट, यानी कि ये इजीली मैन पोर्टेबल है, बहुत आसानी से, छोटी है, तो कम लोगों के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह इसको लेकर के जाया जा सकता है। टेस्टिंग कहाँ से हुई है? पोखरण से। पोखरण कहाँ पर है? राजस्थान में है, ठीक है। शॉर्ट रेंज की मिसाइल है, फोर्थ जनरेशन मिसाइल है। DRDO की हैदराबाद ब्रांच ने इसको डेवलप किया है, किसके साथ मिलकर के? DRDO's लैबोरेटरी एंड इंडस्ट्री पार्टनर्स के साथ मिलकर के इसको डेवलप किया गया है एंड इंडिजिनसली डिजाइन की गई है ये, ठीक है। सो ये सारी चीजें हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है। इट इज प्रोपेल्ड बाय ड्यूल थ्रस्ट सॉलिड मोटर, और इसको प्रणोदक कहाँ से मिलता है, प्रपोल्ड कहाँ से किया जाता है? सो ये ड्यूल थ्रस्ट सॉलिड मोटर के द्वारा इसको प्रणोदक दिया जाता है एंड इट हैज अ रेंज अबाउट 6 किलोमीटर। ये देखो, पहली बात तो लो एल्टीट्यूड पर टारगेट करती है, ये लो एल्टीट्यूड पर टारगेट करती है ना, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। लो एल्टीट्यूड पर टारगेट करती है, एरियल टारगेट जो इसका होता है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, इसकी अगर आप रेंज देखेंगे, रेंज की बात करेंगे तो कितनी है? केवल 6 किलोमीटर रेंज है, और बोला भी गया है वेरी शॉर्ट रेंज, इसीलिए तो बोला गया है। और क्यों बोला गया है ये, है ना, वेरी शॉर्ट रेंज, राइट, यानी कि लगभग 6 किलोमीटर इसकी दूरी रहती है, बहुत कम है, लो एल्टीट्यूड पर ये टारगेट करती है। दूसरी चीज, द मिसाइल सिस्टम बीइंग मैन पोर्टेबल एंड स्पेसिफिकली ऑप्टिमाइज्ड फॉर द लाइट वेट कंपेयर्ड टू other missile system can be developed quickly in the mountain close to the line of actual control and China in the Ladakh एंड अरुणाचल प्रदेश। अब देखो, मतलब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इतनी छोटी सी मिसाइल इतनी छोटी सी जो एयर डिफेंस सिस्टम ये बनाया गया है, इसका उद्देश्य क्या है बनाने का, है ना। इसका उद्देश्य ये है कि एक तो लाइट वेट है, लाइट वेट है तो ये मैन पोर्टेबल है, बहुत ज़्यादा लोगों की आवश्यकता नहीं होती है इसको ऑपरेट करने के लिए, पहली बात। दूसरी चीज़ क्या है कि ये जो मिसाइल है स्पेसिफिकली ऑप्टिमाइज्ड की गई है फॉर लाइट वेट, क्योंकि कंपेयर टू अदर मिसाइल सिस्टम कैन बी डिप्लॉयड क्विकली। अगर छोटी है तो ये क्विकली एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर के जाई जा सकती है, जैसे कि माउंटेन्स में इसको लेकर के जाया जा सकता है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहाँ पर है, कितना हिली एरिया है ना। सो वहाँ पर विद जहाँ पर चाइना और लद्दाख के आसपास का जो एरिया है, जो आपका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, यहाँ पर इसको ऑपरेट किया जा सकता है, आसानी से लेकर के जाया जा सकता है। जो हमारा नेफा वाला एरिया है, जो अरुणाचल प्रदेश के साइड का एरिया है, वहाँ पर इसको ऑपरेट किया जा सकता है, आसानी से लेकर के जाया जा सकता है। तो आप समझ रहे हैं इसके कितने सारे यहाँ पर बेनिफिट्स हैं, राइट। आगे देख लेते हैं। ओके, सो इससे रिलेटेड हमारा एक क्वेश्चन है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सवाल क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट
वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि VSHORADS इसको बोला जाता है। इसके बारे में सही स्टेटमेंट क्या है उसको देख लेते हैं। एंड विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट, क्या देखना है, इनमें से सही स्टेटमेंट कौन सा है। देखो होता क्या है कि जब हम यूपीएससी के प्रीलिम्स में बैठते हैं, क्योंकि हमारी लगभग 1-1.5 साल की तैयारी होती है, जो स्टूडेंट्स न्यू आते हैं, और अगर कोई पुराने हैं, मान लो 1-2 बार नहीं हुआ है प्रीलिम्स, तो आप समझ लो फिर उनका तो टाइम और ज़्यादा हो जाता है। तो 1-1.5 साल का जो खर्चा होता है, जो टाइम होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। उस समय पर जब हम प्रीलिम्स में बैठ रहे होते हैं तो बहुत कम स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है कि वो उस प्रेशर को हैंडल कर लेते हैं। ऐसे में क्या होता है कि हमें कुछ सवाल आ भी रहे होते हैं ना, तो भी हम प्रेशर की वजह से, ह्यूमन एरर की वजह से उनको गलत कर जाते हैं। और सबसे ज़्यादा जो मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटी होती है ना, वो पता है कहाँ पे होती है। आप ये भी ठीक पढ़ लेते हो स्टेटमेंट क्या है, कितने स्टेटमेंट्स क्या क्या कह रहे हैं वो भी ठीक पढ़ लेते हो। हमारी गलती कहाँ पर हो जाती है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट, या हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट या नॉट करेक्ट। इनमें से कितने स्टेटमेंट सही हैं या सही नहीं हैं, या फिर कितने गलत हैं, या इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, गलत है, या सही नहीं है, या गलत नहीं है, ऐसे पूछता है। कई बार पूछेगा करेक्ट, कई बार पूछेगा कौन सा करेक्ट है, कई बार पूछेगा नॉट करेक्ट, है ना। अब देखना आप, ठीक है, कई बार पूछेगा इनकरेक्ट, कई बार पूछेगा आपको इनकरेक्ट, राइट, कई बार पूछेगा नॉट इनकरेक्ट, नॉट इनकरेक्ट भी पूछ लेता है कई बार। अब एक बात बताओ, करेक्ट का मतलब सही हो गया, नॉट करेक्ट यानी सही नहीं है, मतलब गलत पूछ रहा है। और यहाँ पर क्या पूछ रहा है, इनकरेक्ट मतलब गलत पूछ रहा है। नॉट इनकरेक्ट मतलब कौन सा गलत नहीं है, मतलब कौन सा सही है, ये पूछ रहा है। सो आप इनकी जब भाषा देखते हैं ना, किस तरीके से पूछता है, 4 प्रकार से ये चीजें यूज करी जाती हैं। यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे, ये थोड़ा सा शायद पढ़ने में नहीं आ रहा है, चलो मैं दोबारा लिखती हूँ। मान लो यहाँ पर पूछेगा आपको इनकरेक्ट, ये पूछ रहा है तो गलत हो गया। नॉट इनकरेक्ट पूछेगा तो मतलब सही पूछ रहा है। तो इन चीज़ों का ना हमें बहुत ज़्यादा विशेष तौर पर ध्यान देना होता है यूपीएससी में, क्योंकि एक एक क्वेश्चन हमारे नाम को डिसाइड करता है मेरिट लिस्ट में आने के लिए, है ना। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट है, कौन सा है एक स्टेटमेंट, वसोराट्स इज द मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, मैनपेड इसको बोला जाता है, डेवलप्ड फॉर न्यूट्रलाइजिंग लो एल्टीट्यूड एरियल थ्रेट्स एट शॉर्ट रेंज। लगभग कितना, 6 किलोमीटर, है ना। शॉर्ट रेंज हमने देखा ही था, लगभग इसकी जो रेंज है वो है 6 किलोमीटर की, 6 किलोमीटर की, राइट। सो हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है सही है। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है यहाँ पर, इट इज प्रोपेल्ड बाय ए ड्यूल थ्रस्ट सॉलिड मोटर, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। हमने अभी देखा पीछे जब डिस्कस किया था, दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं। इसका मतलब आंसर हमारा कौन सा होगा, सी। सी आंसर हमारा सही है। देखते हैं आगे, आंसर है सी। ओके, जो नेक्स्ट हमारा न्यूज है वो क्या है वो देख लेते हैं। व्हाट आर मोटर न्यूरॉन डिसीज, MND इसको शॉर्ट में बोलते हैं, कि मोटर न्यूरॉन डिसीज क्या होते हैं, इनके बारे में देख लेंगे। प्रीलिम्स का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हमारा ये सवाल है, और आप इसको ज़्यादा स्पेसिफिक जाएंगे तो ये पड़ेगा आपका बायोटेक के अंतर्गत, ये आता है बायोटेक में, ठीक है। क्या है बायोटेक में, द हिंदू की न्यूज है, देख लेते हैं। DNA molecules with invisibility clock sequences can selectively target disease cell in motor neuron disease। यानी कि जो DNA मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किसके साथ, इनविजिबिलिटी के साथ, यानी कि विजिबल नहीं होते हैं। जो हमारी इनविजिबिलिटी क्लॉक होती है वो DNA मॉलिक्यूल्स के साथ क्या होता है, सीक्वेंस में होता है, कैन सेलेक्टिवली टारगेट कर सकता है डिसीज को, जिसको कि हम मोटर न्यूरॉन डिसीज बोलते हैं। DNA की जब बात आती है तो कई बार एग्जाम में फुल फॉर्म पूछ लेता है। फुल फॉर्म आपको पता है क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये होता है DNA, इसको बोला जाता है। आगे देख लेते हैं हम लोग इसको, कॉन्टेक्स्ट अभी चर्चा में क्यों है। सो रिसर्चर्स रिसेंटली डेवलप्ड DNA मॉलिक्यूल्स, अभी
अनुसंधानकर्ताओं ने, शोधकर्ताओं ने क्या किया है कि डीएनए मॉलिक्यूल्स को डेवलप किया है, किसके साथ, विच कंटेंट इनविजिबिलिटी क्लॉक सीक्वेंस, जो कि ऐसे डीएनए मॉलिक्यूल्स को अभी रिसर्चर्स ने, शोधकर्ताओं ने डेवलप किया है, विकसित किया है, जिनके पास की अपना इनविजिबल क्लॉक सीक्वेंस है, एंड विच कैन सेलेक्टिवली, और वो क्या काम कर सकते हैं, सेलेक्टिवली टारगेट कर सकते हैं उस बीमारी को जो कि मोटर न्यूरॉन डिसीज होती है। यानी कि अगर किसी को मोटर न्यूरॉन डिसीज है तो अब एक चीज शोधकर्ताओं ने, वैज्ञानिकों ने यहाँ पर खोजी है जिसको बोला गया है डीएनए मॉलिक्यूल, और उसमें क्या है, वो है इनविजिबिलिटी क्लॉक सीक्वेंस। वो मोटर न्यूरॉन डिसीज को टारगेट कर सकता है सेलेक्टिवली, जिस न्यूरॉन में प्रॉब्लम है उसी न्यूरॉन को टारगेट करेगा, राइट। आगे देख लेते हैं यहाँ पर। सो पहले हम देखेंगे इस डिसीज के बारे में, इस बीमारी के बारे में कि ये है क्या, MND, मोटर न्यूरॉन डिसीज होता क्या है, ये देखेंगे हम लोग यहाँ पर। सो इट इज अ रेयर कंडीशन, पहली बार तो ये एक रेयर कंडीशन होती है, बहुत ही दुर्लभ बीमारी ये होती है, राइट। दैट प्रोग्रेसिवली डैमेज पार्ट्स ऑफ द नर्व सिस्टम, ये क्या करती है कि ये हमारे नर्व सिस्टम के पार्ट्स को डैमेज कर देती है प्रोग्रेसिवली। अब देखो, जब बात न्यूरॉन्स की आती है तो नर्व सिस्टम की बात हो रही है। हमारे न्यूरॉन्स कहाँ पर हैं, है ना, पूरी बॉडी में फैले हुए हैं नर्व सिस्टम के थ्रू। और जब हम न्यूरॉन्स की स्टडी करते हैं तो हम अपने नर्व सिस्टम को पढ़ रहे होते हैं, तंत्रिका तंत्र को पढ़ रहे होते हैं, ठीक। न्यूरॉन्स मतलब तंत्रिकाएं, ठीक है। दिस लीड्स टू मसल्स वीकनेस, ये जो बीमारी होती है मोटर न्यूरॉन डिसीज, इसकी वजह से क्या होता है, हमारे मसल्स वीक हो जाते हैं, एंड ऑफन विद विजिबल वेस्टिंग, और इसकी वजह से क्या होता है, वजन कम होना शुरू हो जाता है, राइट। MND इज ऑल्सो कॉल्ड एमिट्रोफिक लेटरल एंड स्क्लेरोसिस, ALS इसको बोला जाता है, राइट। आगे हम देख लेते हैं इसके कारण क्या होते हैं। ये जो MND होता है, मोटर न्यूरॉन डिसीज होता है, इसके कारण क्या होते हैं, क्या वजह होती है। सो MND हैपेंड व्हेन स्पेशलिस्ट नर्व सेल इन द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड कॉल्ड मोटर न्यूरॉन्स। पहली बात तो जो MND होता है, मोटर न्यूरॉन डिसीज होता है, ये तब होता है जब स्पेशलिस्ट नर्व्स, कोई विशेष नर्व सेल हमारी ब्रेन में या स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं, और इनको मोटर न्यूरॉन्स बोला जाता है, एंड स्टॉप वर्किंग प्रॉपरली। कुछ विशेष तंत्रिकाएं हमारे ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में जब अपना काम करना बंद कर देती हैं तो उनको मोटर न्यूरॉन्स बोला जाता है, एंड डाई प्रीमेच्योरली। और जब ये प्रीमेच्योरली डाई हो जाते हैं तभी मतलब कि मोटर न्यूरॉन से रिलेटेड कुछ बीमारियां हो जाती हैं। देखो दोबारा इसको समझते हैं साधारण शब्दों में, सिंपल भाषा में, कि MND होता क्या है। MND मोटर न्यूरॉन डिसीज क्या होता है। सो ये होता कब है, कुछ विशेषज्ञों ने ऐसा माना है कि जो MND है ये कब होता है, कुछ विशेष कोशिकाएं, कुछ विशेष तंत्रिका कोशिकाएं, है ना, कुछ नर्व सेल हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जो होती हैं वो काम करना बंद कर देती हैं, अपना उनका एक विशेष काम होता है, फंक्शन होता है, उसको करना बंद कर देती हैं, प्लस प्रीमेच्योरली डाई हो जाते हैं। और वो बहुत प्री मेच्योर होते हैं, उसी समय पर क्या होता है, वो काम करना बंद कर देते हैं, वर्किंग नहीं होते तो वो मर जाते हैं। और ये जो घटना घटित होती है, ये जो फेनोमेना होता है, इसी को बोला जाता है मोटर न्यूरॉन डिसीज, राइट। इसको मोटर न्यूरॉन बोला जाता है, डिसीज बोला जाता है, एंड न्यूरो डिग्रेडेशन भी इसको बोला जाता है। इसको न्यूरो डिग्रेडेशन भी बोला जाता है कि हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं वो डिग्रेड होना शुरू हो जाते हैं, राइट। एंड मोटर न्यूरॉन्स इंस्ट्रक्ट द मसल्स टू मूव बाय पासिंग और सिग्नल फ्रॉम द ब्रेन। अब ये जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं इनके काम क्या होते हैं। सो जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं वो इंस्ट्रक्ट करते हैं, अनुदेशित करते हैं, आदेश देते हैं किसको, मसल्स को। मसल्स को क्या आदेश देते हैं, टू मूव बाय पासिंग ऑन सिग्नल्स, जिसके द्वारा कि वो सिग्नल पास होते हैं फ्रॉम ब्रेन के द्वारा। जैसे कि मान लो आपने कोई गर्म चीज को टच किया, ठीक है, आप किसी गर्म चीज को टच करते हैं तो हमारे मोटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं, मसल्स के थ्रू वो इंफॉर्मेशन मोटर न्यूरॉन्स में जाती है, मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू ब्रेन में जाती है, ब्रेन से फिर वापस मोटर न्यूरॉन्स, एंड देन बैक टू मसल्स। उसके बाद हमको ये चीज पता चलता है, ठीक है। सो जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं ये इंस्ट्रक्ट करते हैं मसल्स को टू मूव बाय पासिंग ऑन सिग्नल्स फ्रॉम द ब्रेन के द्वारा जो सिग्नल पास होते हैं उनको, एंड दे प्ले रोल इन बोथ कॉन्शियस एंड द ऑटोमेटिक मूवमेंट।
और ये जो होते हैं मोटर न्यूरॉन्स, ये हमारे जब कोई कॉन्शियस एक्टिविटी होती है जिसे हम सोच समझ कर करते हैं उसमें भी रोल प्ले करते हैं, और जब कोई एक्टिविटी ऑटोमेटिक होती है जिसमें हमारा कोई रोल नहीं होता है, जैसे पलकें झपकाना, पलकें ब्लिंक्स करने में, आईलेट्स ब्लिंक करने में हमारा कोई रोल नहीं है, ये एक कैसी अनैच्छिक गतिविधि है, आप इसको रोक नहीं सकते हैं, राइट। इसमें भी मोटर न्यूरॉन्स का रोल होता है ना। दूसरी चीज, आप बोलोगे या नहीं बोलोगे ये अपनी पार्ट होती है, या फिर कोई चीज के पास आपने, जैसे आपने गर्म चीज को टच किया, आपका कोई रोल नहीं हो रहा, आपका हाथ वहां से हट जाएगा, ये एक अनैच्छिक गतिविधि होती है, बॉडी अपने आप को डिफेंड कर रही होती है। कैसे? क्योंकि उसको सिग्नल मिला है कि आप जो काम कर रहे हैं, आप जहां पर हैं वहां आपके शरीर के लिए खतरा है, राइट। सच एज सैलोइंग और द ब्रीदिंग, ये सारी चीजें जो होती हैं इनमें मोटर न्यूरॉन्स का पार्ट होता है, रोल प्ले करते हैं। आगे देखते हैं, एच एम एंड डी progress it can become more difficult to do some or all of these activities। और जैसे ही MND मोटर न्यूरॉन डिसीज बढ़ना शुरू होती है ये बीमारी, तो क्या होता है, ये सारी गतिविधियां करने में, ऐच्छिक और अनैच्छिक दोनों ही प्रकार की गतिविधियां करने में कठिनाई आना शुरू हो जाती है। पहली बात, जनरली होता क्या है कि MND इज बिलीव्ड टू बी कॉज्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एनवायरमेंटल, लाइफस्टाइल एंड जेनेटिक फैक्टर्स। एक्चुअली ऐसा माना जाता है कि जो ये MND होता है, मोटर न्यूरॉन डिसीज होता है, ये पर्यावरणीय और हमारे जो लाइफ स्टाइल, हमारा जो जीवन का जीने का तरीका होता है, प्लस कुछ जेनेटिक फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन की वजह से ये प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, जनरली ऐसा माना जाता है। एंड 20% केसेस आर लिंक्ड टू जेनेटिक कॉजेज। बट जितने भी लोगों को MND हुआ है, मोटर न्यूरॉन डिसीज हुआ है, उनमें से 20%, 20% पेशेंट ऐसे हैं जिनको ये बीमारी जो हुई है ना, वो जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से हुई है, जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से हुई है। उनके पेरेंट्स को, माता पिता में से किसी एक को इस तरीके की कोई परेशानी थी जो बढ़ करके उनके बच्चे में ट्रांसफर हुई, और फिर वहां पे वो डेवलप होना शुरू हो जाती है, राइट। आगे देख लेते हैं, एंड हाफ ऑफ जेनेटिक केसेस विल बी इन पीपल हु हैव अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ MND। यानी कि और कुछ लोगों में तो ऐसा हुआ है कि किसी न किसी को कोई फैमिली हिस्ट्री रही है, पेरेंट्स की बात नहीं है, क्योंकि जेनेटिक्स, जीन हमारे अंदर केवल माता पिता से ही नहीं आते हैं। मान लो हमारे पेरेंट की, हमारे पिता की फैमिली में अगर किसी को कोई परेशानी रही होती है, कोई जेनेटिक प्रॉब्लम रहा होता है, तो उनका जीन फादर में भी हो सकता है, और हो सकता है उस समय तक वो एक्टिव ना हुआ हो, फिर जब वो ट्रांसफर आगे होगा तो वहाँ एक्टिव हो जाए, वो मदर के फैमिली में भी हो सकता है, ठीक है। सो इस तरीके से बहुत सारे, यानी हाफ पेशेंट्स की तो फैमिली हिस्ट्री रही है MND की, किसी न किसी को कहीं ना कहीं पे माता की ओर से या पिता के ओर के फैमिली में मोटर न्यूरॉन डिसीज रहा होता है, उसके बाद ये आगे ट्रांसफर हुआ होता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं, इट मेनली अफेक्ट पीपल इन देयर 60s एंड 70s। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज क्या है कि जो MND होता है, जो MND मोटर न्यूरॉन डिसीज होता है, ये अगर आप देखेंगे तो 60s और 70s में जाकर के होता है, लगभग 60-70 वर्ष के उम्र में जाकर के होता है, बट इट कैन अफेक्ट एडल्ट्स ऑफ ऑल एजेस, राइट। लेकिन ऐसा नहीं है कि 60-70 की उम्र में हुआ तो ये यूथ को, युवाओं को अफेक्ट नहीं कर सकता, प्रभावित किसी भी वर्ष के युवा को कर सकता है, लेकिन मुख्य रूप से ये जाकर के होता है 60-70 वर्ष की उम्र में, राइट। आगे देख लेते हैं, अब इसके सिम्टम्स देखें, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। सो द सिम्टम्स ऑफ MND स्टार्ट्स ग्रेजुअली ओवर वीक एंड मंथ्स। यानी कि हफ्तों और महीने लग जाते हैं लगभग। ये जो MND होता है, मोटर न्यूरॉन डिसीज होता है, इसके सिम्टम्स को डेवलप होने में कई बार वीक्स लग जाते हैं, कई बार आप देखेंगे तो मंथ्स लग जाते हैं, है ना। इतना टाइम लगभग मान लो आप इसके सिम्टम्स डेवलप होने में लग जाता है। एंड दे टेंड टू अपीयर ऑन वन साइड ऑफ द बॉडी फर्स्ट एंड गेट्स प्रोग्रेसिवली वर्स। और ये पहले क्या होता है, शुरू में ये बॉडी के एक साइड में अपीयर होना शुरू होते हैं, उसके बाद प्रोग्रेसिवली ये बढ़ते चले जाते हैं। एंड MND ऑफन बिगिंस विद वीकनेस ऑफ द मसल्स। सबसे पहले क्या होता है, हमारी जो मांसपेशी होती है, हमारी जो मसल्स होती है ना, ये कमजोर होना शुरू हो जाती है MND में, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी फंक्शन कैसे करती है, न्यूरॉन्स के आधार पे।
और वो ब्रेन जो इंस्ट्रक्ट करता है बॉडी को, उसी तरीके से बॉडी हमारी रिएक्ट कर रही होती है। अब मान लो जहाँ से निर्देश मिलते हैं, जहाँ से आदेश मिलता है, वहीं पर कोई डिफंक्शन हो जाए, वहीं पर कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इंस्ट्रक्शन तो मिलेंगे नहीं, पता ही नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है। जब पता ही नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है, तो काम होगा भी नहीं भी होगा, क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं होती है, राइट। मसल्स कहाँ पर? हैंड्स में, फीट, वॉइस, ऑल्दो इट कैन स्टार्ट्स इन डिफरेंट एरियाज ऑफ बॉडी एंड प्रोग्रेस इन डिफरेंट पैटर्न्स एंड डिफरेंट रेट्स। यानी कि बॉडी के अलग अलग भाग में ये बीमारी होना दिखना शुरू हो जाती है। जैसे कि मसल्स वीक होना शुरू हो जाते हैं, और वो जो मसल्स वीक होते हैं आपके हाथों के हो सकते हैं, एंड बोलने में प्रॉब्लम हो सकती है। बॉडी के किसी भी भाग में किसी भी रेट के साथ इसके सिम्टम्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। आगे देखें, पीपल विद MND बिकम्स इंक्रीजिंगली डिसेबल्ड। और जैसे जैसे ये MND का प्रॉब्लम लोगों को बढ़ना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे लोग इससे डिसेबल्ड, यानी कि उनके हाथ काम करना बंद कर देंगे, बोलना बंद हो जाता है, बोलने में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है, घूमना फिरना बंद कर देते हैं। मतलब कि पैर, जब मसल्स वीक हो जाएंगे तो आप कैसे काम करोगे, कैसे घूमोगे? सो ये प्रॉब्लम यहाँ पे होना शुरू हो जाती है, और ये लोगों को डिसेबल्ड बना देता है, ठीक है। And average life expectancy after diagnosis is 1 to 5 years, and with the 10% of people with MND living 10 years or more। यानी कि जैसे ही एक बार MND डायग्नोस्ड होता है, तो मान के चलो इससे 5 to 10 ईयर की लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है। और कई सारे पेशेंट में ये भी देखने को मिला है कि वो 10 साल तक जिए हैं, और 10 वर्ष से कुछ अधिक तक भी जिए हैं। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका उपचार क्या है ना, इसके उपचार की अगर हम बात करें, क्या ट्रीटमेंट है, क्या उपचार है, सो देयर इज नो क्योर फॉर MND। इसके लिए कोई भी क्योर नहीं है, नो क्योर, यानी कि अभी तक इसका कोई भी ट्रीटमेंट यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, पहली बात। बट ट्रीटमेंट कैन हेल्प रिड्यूस द इम्पैक्ट द सिम्टम्स हैव नो ऑन योर लाइफ। लेकिन इसके जो सिम्टम्स लाइफ पर आते हैं, उनको क्या होता है, अगर आप उनकी देखभाल अच्छे से करते हैं, अच्छे से काउंसलिंग करते हैं, तो थोड़ा मेंटली उनको स्ट्रांग बनाया जा सकता है। धीरे धीरे क्या होगा, उन सिम्टम्स को रिड्यूस करने में इस प्रॉब्लम को उपचार किया जा सकता है, बाहर निकाला जा सकता है। अदरवाइज इसका अभी तक कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। और धीरे धीरे जैसे ये व्यक्ति के मसल्स को वीक करता है, ऑब्वियसली जब मांसपेशी हड्डी कमजोर हो जाएंगी तो फिर डिसेबल्ड हो जाता है पर्सन। घूमना फिरना, बैठना उठना, बोलने तक को प्रभावित कर देता है। हमारी शारीरिक मानसिक गतिविधियां इससे प्रभावित होना शुरू हो जाती हैं, राइट। अब हम इतना देर से न्यूरॉन्स पढ़ रहे हैं, मोटर न्यूरॉन्स क्या होता है, मोटर न्यूरॉन डिसीज पढ़ रहे हैं, सिम्टम्स देखा, ट्रीटमेंट देखा, किस तरीके से प्रभावित करता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है इसकी। अब हम एक चीज देख लेते हैं कि जो तंत्रिकाएं होती हैं, जो न्यूरॉन्स होते हैं, ये होते क्या हैं, है ना। तंत्रिकाएं या न्यूरॉन्स क्या होते हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। सो न्यूरॉन्स ऑल्सो कॉल्ड न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स, इनको न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स भी बोला जाता है, ठीक है, इनको नर्व सेल्स भी बोला जाता है। आर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द ब्रेन एंड नर्व सिस्टम। यानी कि जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स आर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ नर्व सिस्टम और आर ब्रेन। यानी कि हमारे ब्रेन के या हमारे तंत्रिका तंत्र के जो फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, जो बेसिक इकाई होती है, वो न्यूरॉन्स होते हैं। जैसे जब आप पढ़ते हैं बायोलॉजी, जीव विज्ञान जब आप शुरू करते हैं, और जब आप बॉडी के बारे में पढ़ते हैं, जीव विज्ञान में आप किसी जीव के बारे में पढ़ते हैं, तो क्या पढ़ते हैं, जो शेल होती है, जो कोशिका होती है, वो जीवन की, जीव की मूलभूत फंडामेंटल एंड फंक्शनल यूनिट होती है, बेसिक कार्यात्मक इकाई होती है। उसी तरीके से जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, जो हमारी तंत्रिकाएं होती हैं, वो ब्रेन के या हमारे तंत्रिका तंत्र के फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। बिना तंत्रिकाओं के तंत्रिका तंत्र नहीं बन सकता। जब हम बोलते हैं तंत्रिका तंत्र, यानी कि नर्व्स का, न्यूरॉन्स का एक सिस्टम होता है जिसमें कि न्यूरॉन्स फैले हुए होते हैं, इसीलिए वो सिस्टम बनता है, इसीलिए हम उसको सिस्टम या प्रणाली बोलते हैं, है ना। सो जो बेसिक चीज उसमें होती है वो क्या होता है, न्यूरॉन। और न्यूरॉन को बोला गया है फंडामेंटल यूनिट ऑफ ब्रेन, यानी कि मस्तिष्क की मूलभूत इकाई क्या होता है, न्यूरॉन होता है, ठीक है। सो द शेल रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग सेंसरी इनपुट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल वर्ल्ड। यानी कि जो न्यूरॉन्स होते हैं या जो हमारे नर्व शेल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, ये बाहर से, बाहरी दुनिया से जो इनको
सेंसरी सिग्नल्स मिलते हैं उनको रिसीव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिम्मेदारी इनकी होती है। एंड फॉर सेंडिंग द मोटर कमांड्स टू आर मसल्स, और फिर ये क्या करते हैं न्यूरॉन्स, हमारे जो मसल्स होते हैं, जो मांसपेशी होती हैं, इनको मोटर कमांड देते हैं, इनको गति करने की कमांड देते हैं। एंड फॉर ट्रांसफॉर्मिंग एंड रिलाइंग द इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और उसके बाद क्या होता है, ये ट्रांसफॉर्म होते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में एट वेरी स्टेप्स इन बिटवीन, राइट। इस बीच में हर एक स्टेप्स पर ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में ट्रांसफॉर्म होते हैं। यानी आप ऐसे मानो कि न्यूरॉन्स हमारे मस्तिष्क के एक मूलभूत इकाई होती है, जो कि बाहरी दुनिया में जो हो रहा है और उससे हमारे शरीर तक जो भी सिग्नल मिलते हैं शरीर को, उनको ब्रेन को पहुंचाते हैं। ब्रेन क्या करता है, जो मोटर न्यूरॉन्स हैं उनको कमांड देता है, किसको, मसल्स को, उन सिग्नल्स को ट्रांसफॉर्म, और ये हर एक स्टेप पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में ट्रांसफॉर्म होते हैं। उसके द्वारा जब मोटर सिग्नल्स को, मसल्स को सिग्नल मिलते हैं तो क्या करता है, फिर प्रतिक्रिया होती है, यानी कि एक्शन रिएक्शन जो होता है वो इस तरीके से होता है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, आप कोई गर्म चीज छूते हैं, आपने टच किया, आपके मसल्स यानी कि आपके हाथ टच हुए, ठीक है, गर्म सिग्नल पहुंचा मसल्स के थ्रू, कहाँ जाएगा वो, आपके स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन में जब जाएगा तो बीच में कनेक्शन का काम कौन करता है, न्यूरॉन्स करते हैं, न्यूरॉन्स के थ्रू पहुंचेगा और ब्रेन में उसको क्या होगा, उसकी फिर प्रोसेसिंग होगी और पता चलेगा ये आपके लिए हार्मफुल है। वहां से फिर हमारे मोटर न्यूरॉन को सिग्नल मिलेगा और मोटर न्यूरॉन आपके मसल्स को सिग्नल देंगे कि आप वहां से हाथ हटा लें, और ये काम विद इन अ सेकेंड हो जाता है ना। आगे देख लेते हैं। इसी से रिलेटेड हमारा सवाल है, क्वेश्चन है, वो है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मोटर न्यूरॉन डिसीज MND। दो स्टेटमेंट है, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। क्या देखना है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इट इज अ रेयर कंडीशन दैट प्रोग्रेसिवली डैमेज पार्ट ऑफ अ नर्व सिस्टम। यानी कि ये एक रेयर कंडीशन होती है जो MND वाली होती है, मोटर न्यूरॉन डिसीज वाली होती है, जो कि प्रोग्रेसिवली डैमेज करती है किसको, हमारे नर्व सिस्टम को, ठीक है। दूसरी चीज, जनरली सामान्य रूप से माना क्या जाता है कि MND इज बिलीव्ड टू बी कॉज्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एनवायरमेंटल, लाइफ स्टाइल एंड जेनेटिक कॉम्बिनेशन। सो हमने जब अपना ये न्यूज़ डिस्कस किया, हमने देखा भी कि 20% पेशेंट्स में पाया गया है कि जो MND के पेशेंट हैं उनमें पाया गया है कि उनकी कोई ना कोई वो जेनेटिक, उनकी इंफॉर्मेशन की वजह से, जेनेटिक फैक्टर की वजह से MND हुआ है। उनमें से आधे पेशेंट ऐसे हैं जिनकी कोई फैमिली हिस्ट्री रही होती है MND की, राइट। सो सेकेंड स्टेटमेंट भी हमारा सही है। आंसर कौन सा होगा, बी, आंसर होगा हमारा बी, आंसर बी सही है। चलिए आगे देख लेते हैं। सो नेक्स्ट हमारी जो न्यूज है वो है व्हाट इज सिकल सेल डिसीज, SCD जिसको बोलते हैं। सिकल सेल डिसीज क्या होती है, अगेन साइंस एंड टेक की न्यूज है, और साइंस एंड टेक में भी आप स्पेसिफिकली इसको देखेंगे तो ये बायोटेक की हमारी न्यूज होती है। द हिंदू की न्यूज है, क्या है, healthy returns and Pfizer pulls sickle cell disease drugs from market, here's why it matters। यानी कि यहाँ पे हुआ क्या है कि जो फाइजर, ये एक मेडिसिन कंपनी है, ठीक है, मेडिसिन बनाने वाली कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है फाइजर। इसने क्या किया है कि जो सिकल सेल डिसीज के ड्रग्स थे जो इन्होंने पहले मार्केट में चलाए हुए थे, वो इन्होंने मार्केट से पुल कर लिए, यानी कि खींच लिए, वापस ले लिए, एंड फ्रॉम मार्केट्स, ठीक है। क्यों लिए हैं ये अभी हम देखेंगे आगे। यहाँ पर देख लेते हैं कॉन्टेक्स्ट, यानी कि ये चर्चा में क्यों है, कॉन्टेक्स्ट क्या है इनका, ये देख लेते हैं। सो द फार्मास्यूटिकल जायंट फाइजर रिसेंटली अनाउंस्ड इट वुड वॉलंटरली विदड्रॉल इट्स सिकल सेल डिसीज थेरेपी एंड Oxybrita from the worldwide market and owning the emergence of clinical data that link fatal events to the drugs। यानी कि फाइजर एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसने पूरे वर्ल्ड से अपनी दवाओं को वापस ले लिया है। कौन सी दवाओं को, जो कि सिकल सेल डिसीज के थेरेपी के दवा थे उनको वापस ले लिया था, राइट। यहाँ पर आप देखेंगे जब सिकल सेल डिसीज होती है तो इस तरीके की हमारी जो RBC होती हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं जो हमारे ब्लड में होते हैं, उनकी आकृति इस तरीके की हो जाती है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे अबाउट सिकल सेल डिसीज, SCD। क्या होता है SCD, इसके बारे में जानेंगे। सो इट इज एन इनहेरिटेंट ब्लड डिसऑर्डर, यानी कि जो सिकल सेल डिसीज होता है ये एक आनुवंशिक रक्त विकार होता है, ठीक है, आनुवंशिक रक्त विकार होता है। ये एक आनुवंशिक रक्त विकार होता है, ठीक है, ब्लड डिसऑर्डर होता है। कैसा,
आनुवांशिक। दूसरी चीज, इट इज मार्क्ड बाय द फ्लोड हीमोग्लोबिन, and hemoglobin is the molecules in the red blood cells that carries oxygen to the tissues of the blood। दूसरा होता क्या है कि ये क्यों होता है, हीमोग्लोबिन क्या होता है, इसके द्वारा फ्लोड हो जाता है। एंड हीमोग्लोबिन इज द मॉलिक्यूल्स, हीमोग्लोबिन क्या है आपको पता है, एक तत्व होता है, एक प्रोटीन होता है, कहाँ पर, हमारे ब्लड में, ब्लड में कहाँ पर, हमारी आरबीसीज में, रेड ब्लड सेल्स में, और जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है हमारे पूरी बॉडी में, टिश्यूज तक, एक एक कोशिका तक जो ऑक्सीजन जाती है वो किसके द्वारा जाती है, रेड ब्लड सेल्स जिसमें कि हीमोग्लोबिन होता है उसके थ्रू जाता है। एंड हाउ इट अफेक्ट द ब्लड फ्लोस, और किस तरीके से ये ब्लड को अफेक्ट करता है ये देख लेते हैं। जो एसिडी होता है ये हमारे रक्त के फ्लो को किस तरीके से प्रभावित करता है, इसमें क्या हो जाता है ना। नॉर्मली होता क्या है कि जो आरबीसी होते हैं इनके डिस्क शेप के होते हैं एंड फ्लेक्सिबल इनफ टू मूव इजीली थ्रू द ब्लड वेसल्स। हमारी जो रक्त वाहिकाएं होती हैं उनके द्वारा जो आरबीसी होते हैं उनका जो आकार होता है वो डिस्क शेप होता है, राइट, इस तरीके से होता है, एक तरीके से मानो डिस्क शेप में राउंड राउंड होता है। सो और बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है और रक्त वाहिकाओं से एक दूसरे से मूव करने में। बट जब ये कंडीशन होती है सिकल सेल डिसीज वाली, तो जो हमारी आरबीसी होती हैं, जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं, जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, है ना, जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं, जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, होता क्या है फिर इसमें, इनका आकार बदल जाता है, लाल रक्त कोशिकाओं का या लाल रक्त कणिकाओं का आकार बदल जाता है। और इनका आकार कैसे हो जाता है, इस तरीके से हो जाता है इनका आकार, है ना, इनका आकार ऐसे हो जाता है। उसके पहले कैसे था, ऐसे डिस्क टाइप में, और उसके बाद ऐसे हो जाता है। सो ये इस समय पर क्या होता है, इनफ फ्लेक्सिबल टू मूव, यानी इस समय पर ये इनफ फ्लेक्सिबल होते हैं। बट जैसे ही ये होता है, अब इस समय जैसे ही ये रक्त वाहिकाओं से एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो ये उसमें अटक जाते हैं, है ना, मूव नहीं कर पाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। सो पीपल विद एससीडी हैव टिपिकल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स कॉल्ड हीमोग्लोबिन एस। इसमें हीमोग्लोबिन एस बोला जाता है क्योंकि इनका शेप कुछ ऐसे हो जाता है। एंड विच कैन डिस्टॉर्ट आरबीसी, जो कि आरबीसी को डिस्टॉर्ट, यानी देखो जो सिकल सेल डिसीज से पीड़ित लोग होते हैं जिनको ये बीमारी होना शुरू हो जाती है, होती है, उनके हीमोग्लोबिन में एक मॉलिक्यूल पाया जाता है जिसको हीमोग्लोबिन एस बोला जाता है। और ये जो एस हीमोग्लोबिन नाम का मॉलिक्यूल होता है ये क्या करता है, ये हमारी जो आरबीसी होती हैं, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उनको डिस्टॉर्ट कर देता है ना, कैसे, इनटू सिकल और क्रिसेंट, जो मैंने आपको बताया था ना, जो एस टाइप का होता है उनको ऐसे बना देता है, यानी कि दराते टाइप का शेप बना देता है, या तो अर्धचंद्राकार टाइप का शेप बना देता है जो हमारी आरबीसी होती है उनका। एंड दीज सिकल सेल आरबीसीज डू नॉट ब्लेंड, और इस तरीके का जो शेप होता है ये ब्लेंड नहीं हो पाती है, फ्लेक्सिबल नहीं होती है, मूव नहीं हो पाती है इजीली, एंड कैन ब्लॉक ब्लड फ्लो। और ये क्या करती हैं, जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनमें ब्लॉक कर देती हैं, उनको रुक जाती हैं, और हमारा जो ब्लड होता है उसका जो फ्लो होता है उसको रोक देती हैं टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, और दूसरे मतलब बॉडी के दूसरे पार्ट्स में जाने से ब्लड का फ्लो रुक जाता है। क्योंकि इस तरीके का जो शेप बनेगा, ये ऐसे जो शेप बनता है, ये क्या करते हैं, ये रक्त वाहिकाओं को ब्लॉक कर लेता है, फ्लो को ब्लॉक कर देता है। एंड एससीडी इंटरफेरेंस विद द डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यूज, और जब ब्लड फ्लो नहीं होगा, ब्लड के साथ ही तो ऑक्सीजन जाता है शरीर के अन्य भागों तक, कोशिकाओं तक, ऊतकों तक, है ना, और जब ब्लड ही नहीं पहुंचेगा तो ऑक्सीजन भी नहीं पहुंचेगा, तो ऑक्सीजन अगर नहीं पहुंचेगा तो हमारा जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, जो कोशिकीय श्वसन होता है, वो भी नहीं होगा, तो फिर सांस लेने में दिक्कत आ जाएगी, है ना, इससे ये प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। आगे देखते हैं व्हाट कॉज इट, यानी कि इसके कारण क्या होते हैं। सो द कॉज ऑफ एससीडी इज अ डिफेक्टिव जीन। देखो जो एससीडी होता है ना, ये एक डिफेक्टिव जीन होता है। क्या होता है, ये डिफेक्टिव जीन होता है, ये राइट, ये एक डिफेक्टिव जीन होता है एंड कॉल्ड अ सिकल सेल जीन। और ये जो डिफेक्टिव जीन है इसी को सिकल सेल जीन बोला जाता है, इसी को बोला जाता है सिकल सेल जीन, राइट। एंड अ पर्सन विल बी बोर्न विथ एससीडी ओनली इफ 2 जीन्स आर इनहेरिटेंट। और एक व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति इससे सिकल सेल डिसीज से
पीड़ित पैदा हुआ है तो उसके 2 जीन होते हैं आनुवंशिक कौन से, 1 फ्रॉम मदर एंड 1 फ्रॉम फादर, एक माता से आता है एक पिता से आता है, 2 जीन होते हैं अगर कोई इससे पीड़ित व्यक्ति पैदा होता है तो, क्योंकि ये आनुवंशिक रोग है ना, आनुवंशिक रोग है। एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, अर्ली स्टेज, इसके 2 स्टेज होते हैं। सो एक अर्ली स्टेज होता है, एक लेटर स्टेज होता है। अर्ली स्टेज में क्या सिम्टम्स होते हैं, एक्सट्रीम टायर्डनेस होती है, फ्यूजीनेस होता है। टायर्डनेस क्यों होती है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है प्रॉपर। एंड फॉर एनीमिया, एनेमिक हो जाते हैं क्योंकि ब्लड की कमी होना शुरू हो जाती है। पेनफुली स्वेलन हैंड्स, और दर्द होता है, हाथ पैरों में स्वेलिंग आ जाती है, पैरों में स्वेलिंग आ जाती है। एंड जॉइंडिस और पीलिया होना शुरू हो जाता है। पीलिया क्यों होना शुरू हो जाएगा, ब्लड बनना बंद हो जाता है, ब्लड ऑक्सीजन व्यक्ति के शरीर तक पहुंचना बंद हो जाती है, ब्लड का फ्लो रुक जाता है, बहुत सारे कारण इससे होते हैं। और लेटर स्टेज में क्या होता है, सीवियर पेन होता है, एनीमिया हो जाता है बहुत ज़्यादा, ऑर्गन डैमेज होते हैं एंड द इन्फेक्शंस होना शुरू हो जाते हैं। ये इसके लेटर फेज की बात होती है। एंड इसके ट्रीटमेंट्स क्या हैं, सो अ बोन मैरो ट्रांसप्लांट, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट कैन क्योर एससीडी। देखो जो बोन मैरो होता है वो ट्रांसप्लांट किया जाता है तब जाके ये प्रॉब्लम शुरू होती है, या तो स्टेम सेल के द्वारा भी ये जो प्रॉब्लम है एससीडी, सिकल सेल डिसीज, ये सोल्यूशन इसका हो सकता है। हाउएवर there are treatments that can help relieve symptoms, lessen complications and the prolongs life. So gene therapy is also being explored as another potential cure. जीन थेरेपी भी इसका एक एक्सप्लोर किया गया है कि उसमें भी पोटेंशियल होता है एससीडी को क्योर करने का। एंड यूके रिसेंटली बिकम द फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव जीन थेरेपी ट्रीटमेंट फॉर एससीडी। और यूके यानी यूनाइटेड किंगडम पहला ऐसा देश बन गया है, यूके पहला ऐसा देश बन गया है यूके जिसने जीन थेरेपी को क्या किया है, यहाँ पे अप्रूव किया है, किसके लिए, फॉर एससीडी, सिकल सेल डिसीज के लिए, राइट। आगे देख लेते हैं हम लोग। एंड बोन मैरो क्या होता है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट क्या होता है वो जान लेते हैं। सो अ बोन मैरो ट्रांसप्लांट is procedure that infuse healthy blood forming stem cell into your body to replace bone marrow that's not producing enough healthy blood cells। यानी हमारी जो रक्त कोशिकाएं होती हैं वो कहाँ पर बनती हैं, वो बनती हैं बोन मैरो में। और जब सिकल सेल डिसीज होता है तो इससे हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स फेल हो जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है, राइट। ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है बॉडी की कोशिकाओं तक, ऊतकों तक, तो ब्लड बनना बंद हो जाता है, ब्लड का फ्लो बंद हो जाता है, तभी तो जॉइंडिस भी होता है। सो इसका ट्रीटमेंट क्या देखा हमने, बोन मैरो ट्रांसप्लांट या स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। बोन मैरो ट्रांसप्लांट ऐसा प्रोसीजर होता है, एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कि आपकी बॉडी में एक हेल्दी बोन मैरो को, जो कि ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करता हो, जो रक्त कोशिकाएं बनाता हो, ऐसा बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाता है, इन्फ्यूज किया जाता है, ठीक है। या फिर किस बोन मैरो की जगह, जो पहले से था, जो नहीं बना रहा था। एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट ऑल्सो कॉल्ड स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, और जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है उसी को स्टेम सेल ट्रांसप्लांट भी बोला जाता है, राइट। सो ये जो होता है बोन मैरो क्या करता है, प्रोड्यूस्ड ब्लड सेल्स, यानी कि ये रक्त कोशिकाएं बनाता है, बोन मैरो रक्त कोशिकाएं बनाता है, ठीक है। बोन मैरो जो होता है वो रक्त कोशिकाएं बनाता है। बोन मैरो ऑल्सो कॉल्ड स्टेम सेल। स्टेम सेल बायोटेक में एक अलग से टॉपिक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, अदरवाइज जो भी न्यूज आ गया है तो हम लोग पढ़ेंगे इसको स्टेम सेल ट्रांसप्लांट भी बोलते हैं, ठीक है। स्टेम सेल ट्रांसप्लांट भी बोल, इसी से रिलेटेड हमारा एक क्वेश्चन है, सवाल है, क्या है देख लेते हैं। सो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सिकल सेल डिसीज। 3 स्टेटमेंट हमारे पास में, करना क्या है, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है ये देखना है। सो इट इज एन इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर, बिल्कुल आनुवंशिक रक्त विकार होता है, ये सही स्टेटमेंट है। एंड पीपल विद एससीडी हैव अ टिपिकल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स, जिसको कि एस मॉलिक्यूल बोला जाता है, कैन डिस्टॉर्ट
आरबीसीज इनटू अ सिकल, जो कि आरबीसी को, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनको एक दराती के शेप में बना देता है या फिर एक अर्धचंद्राकार शेप का बना देता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड, थर्ड क्या है, दीज सिकल आरबीसीज डू नॉट ब्लेंड और मूव इजीली एंड कैन ब्लॉक ब्लड फ्लो टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। यानी कि ये जो दराती के शेप के सिकल शेप के जो सेल्स बन जाते हैं, ये क्या होता है, ब्लेंड नहीं होते आसानी से एंड ब्लड फ्लो को मूव कर देते हैं, रक्त वाहिकाओं में फंस जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो हमारे आरबीसी होते हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं, मूव नहीं करते। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो कौन सा सही, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सही है। आंसर होगा हमारा ए। आंसर कौन सा है, आंसर है हमारा यहाँ पर ए। ठीक है, देख लेते हैं आगे। ओके, सो नेक्स्ट हमारी जो न्यूज है वो है इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी हब। इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी हब क्या है, साइंस एंड टेक की न्यूज है, राइट। आगे देख लेते हैं। सो ये जो न्यूज है ये है पीआईबी की। पीआईबी की न्यूज है हमारी, है क्या न्यूज है, कैबिनेट अप्रूव्स इंडिया टू ज्वाइन इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी हब बाय साइनिंग द लेटर ऑफ इंटेंट। यानी कि कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि भारत ने इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी हब को ज्वाइन कर लिया है, यानी भारत भी इसका सदस्य बन गया है। और ये हमारे प्रीलिम्स 2025 के लिए, ये प्री 2025 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारत जिनका सदस्य बनता है, कोई ट्रीटी साइन करता है ना, कोई फर्स्ट विजिट हुआ है, कोई फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन बना है जिसका इंडिया भी सदस्य है, इस तरीके के जो न्यूज़ होते हैं, जो मुद्दे होते हैं, वो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और अगर आप लोगों ने पीछे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किया है तो आप देखेंगे सवाल वहाँ से पूछे गए हैं। सो मैं बार बार हर क्लास में बताती हूँ कि पेपर एनालिसिस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करो और ट्रेंड को फॉलो करना सीखो। ट्रेंड को फॉलो करो कि पूछता क्या है, कैसे पूछता है, सवाल कैसे पूछता है। कोशिश करो कि आपने न्यूज़ पढ़ी और खुद सोचो, आप एग्जामिनर हो, आप क्वेश्चन बनाओगे तो कैसा क्वेश्चन सेट करोगे, है ना। जब आप इस तरीके की मेंटेलिटी को समझोगे ना, तो फिर थोड़ा सा क्या होगा कि आपकी अप्रोच जो होगी वो एग्जाम के ओरिएंटेड होगी, एग्जाम के तरीके से होगी। आगे देख लेते हैं यहाँ पर हम लोग। ओके, आगे हम यहाँ पर देख लेते हैं। सो decision will help India's gain access to an exclusive 16 nation group sharing strategic energy practice and innovative solutions, राइट। देखते हैं आगे। पीआईबी की न्यूज है और 3 अक्टूबर की ये न्यूज है। कॉन्टेक्स्ट क्या है, चर्चा क्या है इसकी। रिसेंटली यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर, यूनियन कैबिनेट को चेयर कौन करते हैं, प्रधानमंत्री ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड। इन्होंने, यानी कि यूनियन कैबिनेट ने, जो कि पीएम के द्वारा चेयर की गई है, उन्होंने अप्रूव किया है कि इंडियाज मेंबरशिप टू द इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी हब, भारत की जो सदस्यता है वो इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी हब के लिए, राइट। आगे यहाँ पर देखते हैं हम। एंड अबाउट इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी हब, ये क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। इट इज अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म डेडिकेटेड टू फोस्टरिंग कोलैबोरेशन एंड प्रमोटिंग एनर्जी एफिशिएंसी वर्ल्ड वाइड। यानी ये एक ग्लोबल वैश्विक प्लेटफॉर्म है जो कि डेडिकेटेड है किसको, फोस्टरिंग, कोलैबोरेटिंग, प्रमोटिंग, यानी कि एनर्जी एफिशिएंसी को वर्ल्ड वाइड, वैश्विक स्तर पर प्रमोट करने के लिए, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करने के लिए ये डेडिकेटेड है प्लेटफॉर्म। कौन सा, इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी हब, जिसको अभी अभी यूनियन कैबिनेट ने, जो कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, क्योंकि यूनियन कैबिनेट की हम इंडिया की बात कर रहे हैं, सो पीएम उसको चेयर करते हैं, उन्होंने भारत की सदस्यता को भी यहाँ पर मंजूरी दी है। ठीक है। दूसरी चीज, इट वॉज एस्टैब्लिश इन 2020 एज द सक्सेसर टू द इंटरनेशनल पार्टनर फॉर एनर्जी एफिशिएंसी कॉर्पोरेशन एंड इन विच इंडिया वॉज अ मेंबर, राइट। इसका भारत भी सदस्य था। द हब ब्रिंग्स टुगेदर गवर्नमेंट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये जो हब है इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी हब, इसमें गवर्नमेंट्स, देशों की सरकार साथ हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन साथ हैं, एंड प्राइवेट सेक्टर्स एंटिटीज भी साथ हैं टू शेयर नॉलेज, बेस्ट प्रैक्टिस एंड इनोवेटिव सॉल्यूशंस। अगर हम इसके मेंबर देशों की बात करते हैं इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी हब के, सो इसमें 16 सदस्य हैं। कौन से उन्होंने ज्वाइन किया था हब को, अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, डेनमार्क एंड यूरोपियन कमीशन। इसमें फ्रांस, जर्मनी, जापान, कोरिया, लग्जमबर्ग, रसिया, सऊदी अरेबिया,
यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूके। और अभी इसमें यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है क्या, मेंबरशिप ऑफ इंडिया, 17वां देश इसका बनेगा, है ना, क्योंकि 16 यहां पर पहले से हैं, जो कि, और ये चेयर्ड किसके द्वारा हुई थी, चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर, इनके द्वारा इसको चेयर किया गया था। आगे देख लेते हैं। सो भारत यहाँ पर कौन सा देश बना है, भारत यहाँ पर 17वां देश बना है, क्योंकि 16 यहाँ पहले से हैं। ये चीजें ध्यान रखनी है आपको, क्योंकि बहुत बार तो नंबरिंग पूछ लेता है। सो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, बीईई। और देखो 2017 में आई थिंक यहाँ से ना एक सवाल पूछा गया था प्रीलिम्स में, 2017 में आईएएस के प्रीलिम्स में सवाल आया था यहाँ से, एंड द स्टैट्यूटरी एजेंसी हैज बीन डिजाइन्ड एज द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर द हब ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया, राइट, and B will play crucial role in facilitating India's partnership in the hub activities, ensuring that India's contribution aligned with the national energy efficiency goals। जो भी इनके गोल हैं उसको भारत मिला पाए, बीट कर पाए। अब देख लेते हैं बीईई क्या होता है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी होता क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। सो इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2000, कब फॉर्म हुआ था ये, 2002 में ये फॉर्म हुआ था। बीईई की बात कर रहे हैं, अंडर द प्रोविजन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001, यानी कि एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के तहत ये बना था। एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के अंदर ये बना था। ठीक है, दूसरी बात, इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस एनर्जी इंटेंसिटी इन इंडियन इकोनॉमी। और इसका जो प्राथमिक उद्देश्य था वो क्या था, इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या था, प्राइमरी गोल क्या था, प्राइमरी गोल इसका था टू रिड्यूस एनर्जी इंटेंसिटी इन इंडियन इकोनॉमी को रिड्यूस करना था। इंडियन इकोनॉमी में से जो एनर्जी इंटेंसिटी है, ऊर्जा गहनता है, उसको कम करना इसका प्राथमिक उद्देश्य था। किसका, बीई का। कब बना था, 2002 में बना था। किस एक्ट के तहत, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के तहत ये बना था। ये चीजें भी हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है। आगे देख लेते हैं। सो इसी से रिलेटेड हमारा एक और क्वेश्चन है, वो क्या है जान लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी हब। दो स्टेटमेंट हमारे पास हैं, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। क्या करना है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। सो इट इज अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म डेडिकेटेड टू फॉस्टरिंग कोलैबोरेशन प्रमोटिंग एनर्जी एफिशिएंसी वर्ल्ड वाइड, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 2020 में इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी हब बना था एज ए सक्सेसर टू द इंटरनेशनल पार्टनरशिप फॉर एनर्जी एफिशिएंसी कॉर्पोरेशन, यानी इसका सक्सेसर था, इन विच इंडिया वॉज अ मेंबर। और इसका सदस्य तो भारत भी था, लेकिन 2020 में जब ये बना था इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी हब, है ना, इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी हब जब बना इन 2020, इसमें भारत सदस्य नहीं था, लेकिन आईपीईसी का भारत सदस्य था। आईपीईसी इसका इंडिया मेंबर था, इंडिया इसका मेंबर था, राइट। सो अभी ये कब बना, 2020 में बना। एंड अभी यूनियन कैबिनेट ने यहाँ पर एक काम किया है, यूनियन कैबिनेट ने यहाँ पर क्या काम किया है, अप्रूव किया है। क्या अप्रूव्ड किया है यहां पर यूनियन कैबिनेट ने, मेंबरशिप ऑफ इंडिया, मेंबरशिप ऑफ इंडिया। और किसके द्वारा ये चेयर्ड की गई है, चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर, इनके द्वारा इसको चेयर किया गया है। एक चीज और यहां पर मैं देख लेती हूं, देखो जो आईपीईसी भारत इसका सदस्य था, इंडिया वॉज मेंबर,
लेकिन इसका सदस्य भारत नहीं था पहले, इसका सदस्य भारत नहीं था। बट अभी कब, 3 अक्टूबर 2024, 3 अक्टूबर 2024 को क्या हुआ है, यूनियन कैबिनेट ने, जो कि प्रधानमंत्री के द्वारा चेयर की गई थी, अप्रूव किया है भारत की मेंबरशिप को। कहां पर, यहां पर, कहां पर अप्रूव किया है इनको, भारत की मेंबरशिप को, ठीक है, यहां पर किया है अप्रूव, राइट। 2020 में ये करा गया था, है ना। राइट। सो आंसर हमारा कौन सा सही होगा, दोनों सही स्टेटमेंट है, तो आंसर होगा हमारा ए, आंसर सही होगा ए। देख लेते हैं, आंसर है हमारा ए, राइट, ए हमारा सही आंसर है। सो आज की जो क्लास है हमारी वो यहीं पर खत्म होती है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट क्लास में। अच्छे से क्लास करो, कंसिस्टेंसी के साथ करो, मैं हर क्लास में बोलती हूँ, रेगुलर क्लास में रहो, पेपर पेन लेकर के बैठा करो, जो भी यहाँ पे जो भी न्यूज, जो भी इश्यूज हम लोग डिस्कस करते हैं उनको एक पेपर पर लिख लो, लिस्ट बना लो उनकी, क्योंकि जब आपका प्रीलिम्स आएगा और उसके 1 महीने पहले आपके पास इतना सारा कंटेंट होगा, और मैं गारंटी दे रही हूँ कि आपके पास साइंस एंड टेक और बहुत सारे इश्यूज, तो मैं ज्योग्राफी के भी डिस्कस कराती हूँ, क्योंकि जब कोई लोकेशन बेस्ड सवाल होता है साइंस एंड टेक का पूछता है, तो मैं उसकी मैपिंग भी आपको करा देती हूँ, है ना। तो आप ये मेक श्योर करो कि आप जो भी यहाँ पर न्यूज़ डिस्कस हम लोग करते हैं साथ में, उनको पेपर पर लिखो, एक तरीके से नोट्स बना लो, की नोट्स। वैसे तो आपको पीडीएफ मिलेगी, पीडीएफ आपको क्या होगा कि महीने के लास्ट में मिल जाएगी, है ना, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगी, डोंट वरी। सो वहाँ पे वो भी आप रख सकते हो, और वैसे भी ये की नोट्स ही हैं जो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, बट आप कंसिस्टेंसी के साथ क्लास को करो अच्छे से, ठीक है। थैंक यू सो मच।